हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर के पेपर साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया के यूनिट 1 पर हम चर्चा करेंगे। पिछली यूनिट पर हम लोगों ने औपनिवेशिक भारत में और उपनिवेश पूर्व भारत में विज्ञान की स्थिति पर चर्चा की थी और भारत में विज्ञान की स्थिति को लेकर के इतिहासकारों या विचारकों के क्या मत रहे हैं, वो प्राचीन काल मध्यकाल के बारे में विज्ञान की क्या स्थिति भारत में रही है, इस पर वो अपना उन्होंने जो मत रखा उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम सोशल साइंस ऑफ हिस्ट्री जो यूनिट 1 में एक सब टॉपिक है, इस पर आज हम बात करेंगे। आप चाहे सोशल साइंस ऑफ हिस्ट्री कह लें या साइंस ऑफ हिस्ट्री हम उसको कह सकते हैं, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। विज्ञान का इतिहास हो या विज्ञान का सामाजिक इतिहास की अगर हम बात करें तो दोनों लगभग एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि विज्ञान और समाज एक दूसरे से बहुत अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम विज्ञान के इतिहास की हम बात करें या विज्ञान के सामाजिक इतिहास की, दोनों में कुछ खास अंतर हम नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान कहते किसको हैं। सिंपल सी एक बहुत साधारण सी ही ये बात है, लेकिन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी कि विज्ञान की परिभाषा अगर कही जाए कि विज्ञान क्या है, तो हम में से बहुत से लोग यही कहेंगे कि विज्ञान वह विषय है जो किसी भी प्रकार के निष्कर्षों को तथ्यों में या वस्तुनिष्ठ प्रकार से उसको प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम बहुत एक साधारण सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अगर हम बात करें और कोई भी एक वैसा व्यक्ति जो साइंस जिसने ना भी पढ़ा हो लेकिन उससे विज्ञान के बारे में पूछा जाए आम आदमी से, तो हम यही समझ सकते हैं कि विज्ञान एक वह विषय है जो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझने में हमें मदद करता है। आसपास की नेचर को या जो हमारा वातावरण है उसको समझने की, और वो जो हमारी समझ डेवलप हो रही है हमारी प्रकृति को लेकर या हमारे आसपास के वातावरण को लेकर के, वो जो हमारी समझ बनी है उस समझ के आधार पर अपने आसपास की प्रकृति को हम कैसे कंट्रोल करें, अपने अनुकूल कैसे उसको हम मोड़ें। तो उस समझ को अपने वातावरण को नियंत्रित करने में जब हम उपयोग करते हैं तो वहीं पर हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, वो विज्ञान कहलाता है या हम उसको विज्ञान कह सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि अपने आसपास की प्रकृति या वातावरण को समझने और उस समझ को अपनी आसपास के वातावरण प्रकृति को नियंत्रित करने में प्रयोग लाने की कला को ही हम एक प्रकार से विज्ञान कह सकते हैं या उस प्रक्रिया को विज्ञान कह सकते हैं, जब अपनी समझ के द्वारा हम अपनी प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि जिस समय से प्रकृति रही है तो विज्ञान का भी अस्तित्व भी तभी से हम मान सकते हैं। हालांकि उसका स्वरूप कुछ और हो सकता है, जिसको कई लोगों को ऐसा लगेगा कि विज्ञान उस समय रहा ही नहीं होगा अपनी आदिम अवस्था में। लेकिन जब हम इस संदर्भ में बात करते हैं कि अपनी प्रकृति को समझने और प्रकृति को नियंत्रित करने में उस समझ का इस्तेमाल जहाँ हमने किया, तो वहाँ वो प्रक्रिया विज्ञान कहलाई। भले बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ये आपको दिखाई दे, लेकिन वो प्रक्रिया विज्ञान के अंतर्गत ही आती है या वो विज्ञान कहलाती है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि मानव समाज में जो विज्ञान की जो प्रगति हुई वो बहुत ही उतार चढ़ावों से गुजरी। हमने अभी तक इतिहास का जब हमने अध्ययन प्रारंभ किया तो हम लोग उसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते पढ़ते आज हम यहाँ आधुनिक काल तक जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें अपने आप ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह से विज्ञान का जो इतिहास है या विज्ञान का सामाजिक इतिहास है वो बहुत उतार चढ़ावों की कहानी कहता है। तो जो प्रकृति को समझने नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है वो जो विज्ञान की, इसकी गति हम देखेंगे कभी एक समान नहीं रहती। जैसा कि हमने अभी कहा कि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा, पाषाण काल को पढ़ा, नवपाषाण काल को पढ़ा, तो हर एक काल में अपनी एक अलग प्रकार की विशेषताएं हमें विज्ञान के संदर्भ में दिखाई पड़ती हैं।
हर एक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो उस समय की सांस्कृतिक व्यवस्था है या उस समय के खान पान की जो दशाएं हैं, वो हम देखेंगे अपने पिछले कालों से कुछ अलग हैं या कुछ मामलों में उन्नत भी दिखाई पड़ती हैं। तो विज्ञान की जो गति है, यानी विज्ञान की प्रगति की जो गति है, वो हमें हर समाजों में एक जैसी दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम लोगों ने अब तक कंटेम्प्ररी एशिया के पेपर में हम लोगों ने कंटेम्प्ररी हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी, तो अगर आप वहाँ से कोरिलेट करके इसको पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो विज्ञान की प्रगति है, उसकी जो गति है, हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी, और ये जो उसकी गति एक जैसी नहीं है, कहीं पर वो गति मंद है, कहीं पर विज्ञान के विकास की गति बहुत तीव्र है। तो ये ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब हम पाने के लिए हमें उस समाज में उस समय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक दशाओं को हमें देखना पड़ेगा। हर समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाएं दूसरे समाजों से भिन्न हो सकती हैं। तो ये कारक परिस्थितियों की भिन्नता किसी भी समाज में विज्ञान की जो प्रगति है उसकी गति को तय करती है। तो इस अर्थ में हम देखेंगे कि विज्ञान जो है उसकी प्रगति हर एक काल में अलग होगी, और विज्ञान के भी हम कह सकते हैं कि इसके दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक आप सभी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे कहने का क्या अर्थ है। सकारात्मक यानी विज्ञान की जो भी उपलब्धियां हैं या विज्ञान से हमने जो कुछ विज्ञान हासिल किया है, उसको व्यवहारिक रूप में अगर हम मानव जाति के हित के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो विज्ञान का सकारात्मक प्रयोग दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं विज्ञान के कुछ नकारात्मक पहलू भी साथ में निकल करके आते हैं। तो विज्ञान के सामाजिक इतिहास की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में हम अगर अपना अब तक के इतिहास पर नज़र डालें तो हमें ये समझ में आता है कि खासकर आर्थिक जो सत्ता हासिल करने की जो होड़ है या आर्थिक रूप सत्ता के रूप में हावी होने की जो इच्छा है सभी देशों की, जो हमने अब तक विश्व के इतिहास में पढ़ा या मध्यकाल में पढ़ा या अभी हम आधुनिक काल में हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियंस के बारे में। तो आर्थिक जो होड़ है या आर्थिक ताकत के रूप में हावी होने की जो इच्छा है, उसने विज्ञान के विनाशकारी उपयोग को बढ़ावा दिया। यानी कि जिस प्रकार हम आर्थिक ताकत के रूप में अगर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानव जाति के प्रति विज्ञान के सकारात्मक या उपयोगी जो उसके प्रयोग हैं वो उपेक्षित हो जाते हैं, और आर्थिक होड़ विज्ञान के विनाशकारी उपयोग की ओर आगे बढ़ती है। और विनाशकारी कार्यों को हमेशा आर्थिक होड़ ने बढ़ावा दिया है, और विज्ञान भी इस आर्थिक होड़ की इस विशेषता से अछूता नहीं रहा। विज्ञान को भी कहीं ना कहीं आर्थिक होड़ ने अपने लपेटे में लिया, और भारतीयों के जो अपने विश्व के इतिहास है, इसको पढ़ने पर आप अपने आप में स्वतः ही हमें समझ में आ जाता है कि विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग किस प्रकार से आर्थिक सत्ता के रूप में स्थापित होने के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए किया या यूरोपियंस ने किया। हालांकि ये अलग बात है कि हम इससे लाभान्वित भी हुए। यूरोपियंस के द्वारा जो अपने आर्थिक सत्ता को मजबूती देने के लिए जो विज्ञान का भारत में प्रयोग किया गया, उससे भारत को कहीं ना कहीं लाभ भी हुआ, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे या हम लोगों ने अब तक जो जाना ये कि प्राकृतिक संसाधनों पर काबू पाने के लिए विज्ञान के उपयोगों का सहारा या विज्ञान के जो अलग अलग पहलू हैं उसका सहारा यूरोपियंस ने लिया, और भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर कैसे उन लोगों ने काबू किया। तो यह आर्थिक होड़ ही थी जो भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर काबू करने के लिए विज्ञान के विनाशकारी कार्यों की तरफ उन लोगों ने विज्ञान को मोड़ दिया। भारत की प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया गया, और जिसका परिणाम हुआ कि भारत का असमान विकास हुआ। भारत में अकालों की सूखे की एक लंबी एक कड़ी के रूप में हम देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव को हमने भारत के संदर्भ में देखा है। और आधुनिक काल की तो हम बात ही क्या करें, या आज के वर्तमान काल की हम क्या बात करें,
कि विज्ञान के नकारात्मक पहलू को जब हम देखते हैं कि परमाणु युद्धों के संदर्भ में, तमाम प्रकार के ऐसे हथियारों के निर्माण के संदर्भ में, जहाँ जिसने दुनिया को पूरे 2 भागों में बांट करके रख दिया है और देशों के बीच में आपसी प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दे रहा है, और पूरा विश्व एक प्रकार से कह सकते हैं हम है कि परमाणु युद्धों की चपेट में कब आ जाए ये हम कह नहीं सकते। ये एक तरह से विज्ञान का नकारात्मक जो प्रयोग है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस रूप में हम अपने साथ देखते हैं विश्व में। तो यहाँ पर केवल अभी हमने बताया कि ये आर्थिक होड़ ने कैसे विज्ञान को विनाशकारी कार्यों की तरफ मोड़ा। तो ये जब विज्ञान के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में जब हम इन पहलुओं को देखते हैं तो ये जो हमारा पेपर है, जो इस पेपर की जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में जो कंटेंट हैं वो ये इसलिए इसमें इन्हें रखा गया है कि जिससे हम आप या हिस्ट्री के या विद्यार्थी होने के नाते हम ये समझ पाएँ कि विज्ञान आज यहाँ पर है तो ये वर्तमान समय में विज्ञान का रोल क्या है, सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है। ये पेपर हमें ये सिखाता है या इस पेपर के यूनिट्स हमें ये सिखाएंगी पढ़ते समय कि विज्ञान आज प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर है वो कैसे पहुँचा। यानी विज्ञान का चाहे सामाजिक इतिहास की हम बात कर लें या इसके आगे के यूनिट्स को जब हम पढ़ेंगे एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए, तो ये पेपर को पढ़ाने का सार या उद्देश्य हमारा यही है कि हम केवल यह ना जानें कि विज्ञान आज वर्तमान रूप में क्या है और क्या क्या इसकी उपयोगिताएं हैं, क्या उपलब्धियां हैं, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य कर रहा है, बल्कि हम ये जानें कि विज्ञान की ये जो यात्रा है यहाँ तक ये पहुँची कैसे, और यहाँ तक कि अपनी यात्रा में विज्ञान किन किन पड़ावों उतार चढ़ावों से गुजरा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ जब हम इनके बारे में बात करते हैं कि विज्ञान अपने वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचा यहाँ तक, तो इस दौरान पहुंचने के दौरान समाज के विभिन्न पहलुओं को इसने प्रभावित किया होगा, परिवर्तित किया होगा। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की समाज को परिवर्तित करने में क्या भूमिका रही, वह भी हम विज्ञान के अध्ययन में या विज्ञान के इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये भी अपने आप हम समझ सकते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में विज्ञान की भूमिका कहाँ तक रही। विज्ञान को सामाजिक रूप से परिवर्तित करने में, आर्थिक रूप से परिवर्तित करने में, या उसके किसी समाज के किसी भी पहलू को हम देख लें तो ये विज्ञान का इतिहास केवल तिथियों का या विभिन्न आविष्कार कब हुआ, किसने किया, किस देश के वैज्ञानिक ने किया, किस तिथि को, किस वर्ष को किया, केवल इसका इतिहास नहीं है विज्ञान का इतिहास। अपितु विज्ञान का इतिहास सभ्यताओं के विकास की कहानी भी कहता है, जो अपने आप में सामाजिक विज्ञान के विषयों से संबंध रखते हैं। तो विज्ञान टिपिकल या विशुद्ध रूप से एक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो केवल बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंस से संबंधित है, बल्कि इन सब को समाहित करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ये क्या बदलाव ला रहे हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे औपनिवेशिककालीन विज्ञान के बारे में, तब हम देखेंगे कैसे जियोग्राफिकल सर्वे हो, चाहे वो लाइफ साइंस के बारे में बात हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी की बात हो, ये सारे विज्ञान के विषय हैं, लेकिन समाज को कैसे इन लोगों ने परिवर्तित किया। तो इस रूप में समाज को बदलने में विज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और समाज के बदलावों को जब अध्ययन करते हैं तो विज्ञान का अध्ययन अपने आप ही आवश्यक हो जाता यहाँ पर है। तो इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि विज्ञान समाज में कब अवतरित होता है। तो जैसा कि हमने आप कहा कि प्रकृति को समझने और उसको नियंत्रित करने के दौरान जो हमारी समझ डेवलप होती है, उस प्रक्रिया को हम विज्ञान कहते हैं। तो इस अर्थ में यानी समाज में जब हमने प्रकृति को समझा, अपने वातावरण को समझा, उस समय हमें किसी एक विशेष वस्तु की आवश्यकता हमें महसूस होती है, चाहे वो हम देखें, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। यानी समाज में जब किसी विशेष प्रकार की सामाजिक या आर्थिक आवश्यकता या दबाव महसूस हमें होता है कि समाज में अगर यह वस्तु होती तो हमारे लिए यह काम आसान हो जाता, या इस प्रकार का कोई अगर व्यवस्था होती तो हमारे लिए फला काम करना आसान हो जाता। तो इस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक दबाव जब समाज में पड़ते हैं
तो वो किसी विशेष प्रकार के आविष्कार या परिवर्तन की आवश्यकता को बताते हैं। यानी समाज में जब तक किसी प्रकार का सामाजिक आर्थिक दबाव नहीं पड़ता है तब तक या आवश्यकता हमें महसूस नहीं किसी विशेष वस्तु की होती, तब तक शायद हम उस वस्तु को बनाने के तरीक़ों पर भी गौर नहीं करते हैं, या हम सोचते भी नहीं कि इस काम को करने के लिए किसी वस्तु का निर्माण भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम सरल शब्दों में कहें तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस एक छोटे से सिंपल सेंटेंस से आप इस पूरे मेरे इस बात को समझ गए होंगे कि सामाजिक आर्थिक दबाव कैसे किसी विशेष प्रकार के आविष्कार और परिवर्तन की आवश्यकता को जन्म देते हैं। और यहाँ पर फिर तमाम प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यूरोपियन रेनेसा के समय हम लोगों ने पढ़ा था, और जिस तरह से यूरोपीय यात्री अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे, उस समय कैसे कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ, या पावर लूम का आविष्कार हो रहा है, या भाप के इंजन का आविष्कार हो रहा है। यानी वो उस समय रेनेसा या औद्योगिक क्रांति के समय आप देखेंगे आर्थिक या सामाजिक आवश्यकताएं जन्म ले रही थी। उन्हें जल्दी जल्दी सूत काटने की आवश्यकता थी, तो सूत काटने के लिए पावर लूम का उपयोग किया गया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बार विभिन्न प्रकार की जो धातुएं खदानों से निकाली जा रही हैं, तो जो माइंस हैं, तो यानी मेटलर्जी साइंस का यहाँ पे स्थान आया। किस प्रकार की माइंस जो हैं, किस प्रकार के धातु या मेटल को अपने आप में वहाँ पर पाया जाता है, साथ साथ उस मेटल को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जब माइंस को खोदा जाने लगा तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई खदानों में, तो गहराई से मेटल्स को निकालने की जो तकनीक है, तो उसने एक तरह से हम देखेंगे एक पंपिंग मशीन या पंप जैसी कोई एक वस्तु के निर्माण की आवश्यकता को जन्म दिया कि अगर कोई पंप ऐसा होता जो गहराई से किसी वस्तु को या धातु को निकालने में मदद कर पाता, तो उसने पंप का आविष्कार किया। ऐसे बहुत सारे आविष्कार आवश्यकताएं हैं जिन्होंने आज बड़े बड़े वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार जिन्होंने किया है, जो आज भी हम उसी रूप में आज भी देखते हैं। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक दबाव विज्ञान के विभिन्न उपकरणों या आविष्कार के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। तो इस अर्थ में जब हम आगे पढ़ेंगे यूरोपियंस ने किस तरह भारत को जब उपनिवेश बनाया, तो उनके सामने किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक दबाव उत्पन्न हो रहे थे, और वो सामाजिक या आर्थिक दबाव जो हैं उन्हें विज्ञान का उपयोग किस किस फील्ड में करने के लिए उस दबावों ने उन्हें बाध्य किया। तब यहाँ पर हम वनस्पति शास्त्र में देखते हैं, प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, धातु विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक दबावों ने विशेष प्रकार की आवश्यकताओं को जन्म दिया, जिससे कि भारत के आर्थिक दोहन को और आसान बनाया जा सके अपने लिए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि विज्ञान में एक ठहराव भी आता है, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने इस पर चर्चा की है कि विज्ञान में ठहराव भी आता है, क्योंकि जब विचारकों ने या इतिहासकारों ने कहा कि प्राचीन काल में भारत का इतिहास बहुत ही ज़्यादा उन्नत था, और मध्यकाल तक आते आते अंधकार काल छा गया, जब उसको लोगों ने कहा कि मुसलमान आए, मुसलमानों के आगमन के साथ ही भारत में वैज्ञानिक ज्ञान की जो परंपरा है वो टूट गई। लेकिन हम जानते हैं कि अरबों की जो वैज्ञानिक परंपरा है वो कितनी उन्नत थी, और अरबों के लिखे गए तमाम सारे वैज्ञानिक ग्रंथ यूरोप में पढ़ाए भी जाते थे। और ऐसा नहीं है कि भारत में वो ग्रंथ नहीं थे, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो सारे ग्रंथ भारत में भी थे, लेकिन भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और जो कहीं ना कहीं भारत के विज्ञान में पिछड़ जाने का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। इस पर हम बाद में एक अलग से लेक्चर हम जब लेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ठहराव भी विज्ञान में आता है। जब कभी समाज में ठहराव आता है तो विज्ञान की जो गति है वो भी ठहर जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान के समाज में जो ठहराव आया उस समय किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक विचार की उत्पत्ति नहीं हो रही होगी। वैज्ञानिक विचार संभव है कि लोगों के मस्तिष्क में आ रहे होंगे, लेकिन वो वैज्ञानिक विचार जो उठ रहे हैं लोगों के मन में, हो सकता है वो अपने समय से बहुत आगे रहे होंगे, और समय से आगे होने के कारण किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा।
और वो व्यवहार में नहीं लाए जा सके होंगे और उनको उस समय से आगे होने के कारण लागू भी नहीं कर पाया गया होगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम मध्यकाल में भी पढ़ते हैं, प्राचीन काल में भी पढ़ते हैं कि समय से आगे होने के कारण बहुत सारे उपायों को या विचारों को, वैज्ञानिक विचारों को स्थान नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई, या ऐसे वैज्ञानिक विचारों को समय से आगे होने के कारण लोग समझ नहीं पाए उसकी उपयोगिता को और महत्व को। तो इस प्रकार का जो ठहराव है वो इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान पूरी तरह से विचार की स्थिति में भी ठहर गया हो। वैज्ञानिक विचार लोगों के मस्तिष्क में उठते रहे होंगे ठहराव के समय भी। ये अलग बात है कि उस समय वो व्यवहारिक रूप में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय अगर समाज में ठहराव है तो उन्हें उसकी आवश्यकता हो सकता है महसूस ना हुई हो। जैसा कि जब अगर हम भारत के बारे में कहते हैं कि यूरोप में जब तेज़ी से विज्ञान का प्रसार हो रहा था तो भारत में विज्ञान के प्रति बहुत उदासीनता दिखाई पड़ती है। तो संभवतः इसका कारण हमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक इन परिस्थितियों में खोजना चाहिए। तो भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे हम तो ऐसे बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं कि भारतीयों को शायद इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि हमें इस समय इस प्रकार के विज्ञान की आवश्यकता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अभी विस्तार से। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ठहराव की स्थिति में वैज्ञानिक विचार भी उठते हैं, लेकिन समय से आगे होने के कारण वो व्यवहार में नहीं लाए जा पाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वैज्ञानिक विचार व्यवहारिक रूप में परिणत होते हैं या उसको व्यवहार में लाया जाता है तो हर एक फेज़ के बाद जब विज्ञान समाज में प्रकट होता है, कभी ठहराव के बाद जब अगले फेज़ में विज्ञान प्रकट हुआ, उसके बाद फिर अगर ठहराव आ गया और फिर उसके बाद विज्ञान प्रकट हुआ, तो अपने हर एक आने वाले फेज़ में या चरण में विज्ञान अपने पिछले फेज़ से कहीं ज़्यादा उच्चतर स्थिति में ही दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि विज्ञान पहले फेज़ में बहुत उच्चतर था, उसके बाद अगला फेज़ आया और वो बहुत ही अपरिष्कृत और बहुत ही खराब स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो विज्ञान की एक विशेषता है कि हर एक चरण के साथ विज्ञान समाज को अपने उच्चतर अवस्था में पहुंचाता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर विज्ञान अपने पिछले चरण की अपेक्षा अपने अगले चरण में बहुत ही उच्चतर या बहुत ही अच्छी स्थिति में अगर पहुंचा है तो आगे और भी सब कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमने अभी ऊपर हमने चर्चा की, पिछले लेक्चर में हमने बात की कि विज्ञान के पहलू भी हैं, आर्थिक, सकारात्मक, नकारात्मक। तो जब विज्ञान अपनी उच्चतर अवस्था में पहुंचता है पहले की अपेक्षा, तो पहले चरण में अगर कोई समस्याएं रही होंगी विज्ञान के सामने, तो अगले उच्चतर अवस्था में जब विज्ञान हमें दिखाई पड़ रहा है तो उस समय विज्ञान के सामने पहले से अधिक जटिल समस्याएं सामने आएंगी। उन जटिल समस्याओं को सुलझाने में विज्ञान को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वैज्ञानिकों को, जो इसके पिछले फेज़ में उन लोगों ने की होंगी। तो यानी विज्ञान का विकास यदि उत्तरोत्तर हो रहा है अपने पिछले चरण की अपेक्षा और अधिक अच्छे रूप में, तो समस्याएं भी उतनी ही ज़्यादा जटिल तरह की सामने आती हैं, जो कि हम आज की परिस्थितियों में हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज का जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, खासकर कोरोना के टाइम पर हम देख रहे हैं, विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है, लेकिन समस्याएं हमारे सामने आज पहले से अधिक जटिल रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो विज्ञान के सामने एक ये भी चुनौती होती है कि वो बहुत उच्चतर अवस्था में जब पहुंचता है तो उसके सामने उतनी ही अधिक जटिल या कॉम्प्लिकेटेड प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको सुलझाने का दायित्व उस समय विज्ञान के ऊपर होता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये जो विज्ञान की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं किस प्रकार से विभिन्न प्रकार एरियाज़ में पैदा होती हैं। सामाजिक आर्थिक दबाव जो है वो अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं जब आती हैं तो वो आवश्यकताओं के अनुसार आविष्कार होते हैं।
फिर वो आविष्कारों के बाद नए प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे यदि हम सिंपल अगर हम शब्दों में अगर हम कहें कि जब भारत में औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना हुई तो ब्रिटिशर्स के लिए सामंती व्यवस्था से वो पूंजीवादी व्यवस्था में वो बढ़े थे। तो भारत में जब वो आए तो वो पूंजीवादी समाज का एक हिस्सा थे और पूंजीवादी समाज के रूप में उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, अपने कारखानों को चलाने के लिए रॉ मटेरियल या कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो इस तरह हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति जब आई तो पहले से अधिक उच्चतर अवस्था में वो समय विज्ञान की दशा में दिखाई पड़ती है। लेकिन साथ साथ पूंजीवादी समाज के सामने एक नई समस्या भी आ गई कि वस्तु को बेचे कैसे, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से अपने कारखानों के लिए कच्चा माल लाएं, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कहाँ से हम बाज़ार लाएं। तो इस प्रकार की नई समस्याएं भी आई विज्ञान के विकास के साथ साथ विज्ञान के जब समस्याएं आई तो यूरोपियन जब यहाँ पर आए उन्होंने भारत में जो परंपरागत जो ज्ञान है, भारत की जो सोशल हिस्ट्री है, उन लोगों ने उस पर भी ध्यान दिया, क्योंकि विज्ञान की एक ये बहुत बड़ी एक विशेषता है कि विज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। हालांकि कोई भी विज्ञान अपने आप में सर्वथा नवीन भी हो सकता है कि किसी एक ज्ञान पर या किसी तथ्य पर पहले काम ना हुआ हो, सर्वथा नवीन काम, क्योंकि कोई भी जब वैज्ञानिक सिद्धांत या अवधारणा जन्म लेती है तो सबसे पहली बार वो अपने आप में नवीन ही रही होगी। लेकिन अगर हम बाद के आने वाले इतिहास की अगर हम बात करें, खासकर कॉलोनियल पीरियड के दौरान की हम बात करें, तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उस समय जो विज्ञान यहाँ डेवलप हुआ तो भारत में पूर्व जो ज्ञान था उस पर वो विज्ञान आधारित था। और एक तरह से पूर्व ज्ञान के बिना बड़ी उपलब्धि वैज्ञानिक हासिल नहीं कर सकता आमतौर पे, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है वो हमें बताता है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। यह ट्रायल और एरर के बेसिस पे अगर हम करेंगे, यानी जो काम पहले हो चुका है उसी काम को करने में वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, यानी जो काम पहले हो चुका है उसके अलावा इसे किस प्रकार से दूसरे तरीके से किया जा सकता है। तो इस अर्थ में विज्ञान जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। कहीं ना कहीं हम अपने विज्ञान के पिछले ज्ञान से सहायता लेते हैं और उसके बाद उस तरीके को छोड़कर किसी दूसरे तरीके की तरफ हम बढ़ते हैं। तो और कई बार वैज्ञानिक स्थापित जो तथ्य हैं पहले की, उनको चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, और इस तरह से जो वैज्ञानिक है उसका काम अपने आप में बहुत जटिल भी हो जाता है, क्योंकि वो आम वैज्ञानिकों की तरह काम नहीं कर रहा है कि हमारे पास पुराना साहित्य पड़ा हुआ है और हम उसको आधार बना करके सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं या सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। वैज्ञानिक को अपने आप में सर्वथा पुरानी परंपराओं को तोड़ना भी होता है। तो ऐसे में वैज्ञानिक जो है पुराने ज्ञान को आधार बना करके नए सिद्धांतों की स्थापना करता है। और ये जो विज्ञान का सामाजिक इतिहास देखें तो विज्ञान का जो सामाजिक इतिहास है, बड़ी बड़ी सभ्यताओं समाजों को बदलने में इसने कितना बड़ा रोल निभाया है। जब हम ये देखते हैं कि जब विज्ञान ने किया तो उसने केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया, उत्पादन के तरीकों को ही उसने उन्नत नहीं किया, बल्कि जब उत्पादन के तरीके बढ़े हैं तब तब सोसाइटी का रूप चेंज हुआ है, समाज का जो रूप परिवर्तित हुआ है। तो वो कृषि समाज से किस प्रकार से वो एक प्रकार के औद्योगिक समाज में बदल गया, उसी प्रकार जैसे हमने कहा अभी कि सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में परिवर्तित हो गया विज्ञान की उन्नति के साथ समाज। तो विज्ञान जो है समाज को किस प्रकार से परिवर्तित कर रहा है अपने विकास के साथ साथ। तो जब उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन के साथ साथ अब कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसमें नए नए प्रकार के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, जंगलों को साफ करके खेती लायक ज़मीनें बनाई जा रही हैं और उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उत्पादन अधिक होने लगा तो कारखाने धीरे धीरे आने लगे, कारखाने आए तो अब कारखानों पर आधारित बड़े बड़े औद्योगिक नगरों की स्थापना होने लगी। तो यानी गाँव में देहातों में जो सीधे साधे जो जीवन था उसके स्थान पर अब बड़े बड़े औद्योगिक नगर आ गए। तो अपने आप में हमने देखा कि किस तरह से ये इसने आर्थिक परिवर्तन किया, समाज को परिवर्तित किया, नगरों के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया, रहने के तरीकों को कैसे इसने भिन्न कर दिया पहले की अपेक्षा। तो कारखाना आधारित जो उत्पादन है उसने आज औद्योगिक नगरों को जन्म दिया। और ये जो औद्योगिक नगर हमारे सामने है, हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं कि अपने आप में जो ये उद्योग है ये विज्ञान
का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं ये उन्नत रूप में, विज्ञान का उन्नत रूप है, लेकिन इस उन्नत रूप ने औद्योगिक नगरों के साथ साथ बहुत ज़्यादा जटिल प्रकार की समस्याएं पैदा की हैं, जैसे कि बढ़ती आबादी, बहुत ही गंदी और बुरी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया है लोगों को। आबादी बढ़ गई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ख़राब हो गया, किस तरह के अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। बड़े बड़े स्लम एरियाज़ बढ़ने लगे, गंदगी बढ़ने लगी, किस प्रकार से गंदगी का निस्तारण किया जाए, ये समस्याएं सामने आने लगी। तो इस तरह विज्ञान, जैसा हमने अभी पहले चर्चा की थी कि विज्ञान की जब अपनी उच्चतर अवस्था में आता है पिछले फेज़ से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा अब इसके बाद होगा, बल्कि कि कैसे उसने अपनी उच्चतर अवस्था के साथ साथ अधिक जटिल समस्याओं को भी पैदा कर दिया। तो इस तरह विज्ञान का जो समाज में व्यवहारिक प्रयोग है वो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उस समय के समाज की परिस्थितियाँ कैसी हैं, इस आधार पर ही विज्ञान का प्रयोग किया जाता है और उसी आधार पर विज्ञान अपना रूप लेता है। जैसा कि भारत में हम पढ़ेंगे कि जब यूरोपियंस यहाँ पर आए और कैसे, खासकर ब्रिटिशर जब हैं, तो उन्होंने भारत में उपनिवेश बनाने के बाद विज्ञान का किन किन एरियाज़ में डेवलप उसको किया, कहाँ कहाँ उन्होंने ध्यान दिया विज्ञान को बढ़ावा देने का, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं उन्होंने विज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाने के लिए प्रभावित किया, जिस पर हम अब आगे की यूनिट पर चर्चा करेंगे।